नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है और आशा करेंगे कि ये वीडियो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो जो भी 2026 का अपना प्रीलिम्स कल देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या है, बहुत अधिक शुभकामनाएं कि आपका जो एग्ज़ाम हो अच्छा हो। तो आज का वीडियो आप लोग क्या है लास्ट तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको क्या है इससे हेल्पफुल होगा। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या यूपीएससी लोग लगभग क्या है 20 प्रकार के जो क्वेश्चन है उनकी फ्रेमिंग करती है। तो आपको क्या अगर पहले से ही पता होगा कि आपको सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको यहाँ उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि एग्ज़ाम जो है इजी रहेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने 2025 में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि टोटल 20 प्रकार के क्वेश्चनों की मतलब बात की थी। तो उसको भी लगभग क्या एक ही दिनों में 8 से 10 हज़ार लोगों ने उसको देख लिया था। तो आज का वीडियो भी हम लोग क्या कर रहे हैं 2026 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे यूपीएससी में किन किन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को पता होगा। यूपीएससी क्या करती है, एक निश्चित फ्रेमिंग करती है, उसमें ही क्या करती है डाटा को चेंज कर देगी, फैक्ट को चेंज कर देगी, कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगी, या फिर क्या किसी एक तरीके से कहते हैं कि करंट अफेयर्स उसको मिलाते हुए क्वेश्चन को बना देगी। तो फाइनली क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से इसके यूपीएससी के बने बनाए फ्रेम है उस पर ही अपने हमेशा क्या करती है क्वेश्चन को सेट करती है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एक एक करके टोटल जितने मैंने बताया 20 प्रकार के फ्रेम को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखेंगे कि इस प्रकार क्या आता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा, कथन दे देगा और उसके पीछे कारण, तो उसको आपको बताना है कि कथन जो कारण है सही है या फिर उसकी व्याख्या करता है या कि नहीं करता है। तो जैसे कि देखेंगे आप लोग क्या है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला दिया है चट्टानों के अवक्षय के कारण में से एक कारण वर्षा है। तो आप लोगों को पता है चट्टानें जो होती हैं अवक्षय होती हैं, उसमें कारण वर्षा भी होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, 100% होता ही है, बहुत सारी गैसें होती हैं। वर्षा जल में वायुमंडल ऑक्सीजन विद्यमान होता है, यानी कि वर्षा जल होता है उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी विद्यमान होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि कथन 2 और 3 जो है दोनों सही हैं तथा कथन एक की सही व्याख्या भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या है इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले। इससे पहले क्या था स्टेटमेंट, तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या है किस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हमारा जो मोटिव है ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन सिखाना, बस आपको ये दिखाना कि आपके सामने किस किस प्रकार की, एक तरीके से कहते हैं कि आप मैच खेलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने कौन कौन प्रकार की बॉल आने वाली है, तो आप उसको सिंपली मतलब कि बहुत ईजी वे में खेल पाएंगे। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, पहले तो यूपीएससी क्या करता था कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को रखती थी और आंसर सीधे पूछ लेती थी। अभी इसने क्या किया है, नया ट्राई कर दिया है कि अब 3 स्टेटमेंट देने लगी है और क्वेश्चन पूछने लगी है। तो आशा करते हैं कि आपको क्या इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूपीएससी 2026 में यानी कि कल देखने को मिल जाए। अगला क्या आता है, आपको दे दिया जाता है एक जलवायु क्षेत्र और उसमें हमेशा पूछा जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी जलवायु इसकी विशेषता मतलब कि है। तो जैसे कि देखेंगे कि 3 से 4 बार क्या मतलब आप समझ के चलिए कि हर दूसरे साल इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछती है। बस यहाँ पे क्या जलवायु बदल देता है और इसकी जो कंडीशन है उसको चेंज कर देता है। जैसे कि तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है, यानी कि वहाँ की एक विशेषता क्या है, वहाँ की वार्षिक और दैनिक सीमा क्या है, निम्न है। वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तो ये किस प्रकार का जो है जलवायु क्षेत्र की विशेषता है, क्या विषुवतीय जलवायु है, चीनी प्रकार की है, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय है, या फिर पश्चिमी जो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है। तो आपको पता है जो समुद्र का पश्चिमी एरिया होता है वहाँ की क्या होती है जलवायु, जो इस प्रकार की समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की बात कर रहा है। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। तो वही मैंने बताया आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता लगेगा कि कल आपको सेम टू सेम बस जलवायु क्षेत्र चेंज कर दिया जाएगा, कंडीशन चेंज कर दी जाएगी, सेम टू सेम आपके सामने इस प्रकार का सवाल देखने को मिल सकता है। अगला प्रकार का क्वेश्चन क्या आएगा, इस प्रकार का देखेंगे, कंडीशन ना दे करके सीधे सीधे एक पूरा का पूरा पैराग्राफ के रूप में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस एरिया के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आप पढ़ें तो मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। वैसे हमारा फंक्शन मतलब कि मेन मोटिव यही है कि आपको क्या क्वेश्चन के टाइप सिखाना, ना कि आपको कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई डाटा इफेक्ट को सिखाना, क्योंकि अब टाइम क्या है केवल और केवल फाइनल स्ट्रेटजी के रूप में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधनों से होने वाले लगभग 3 वर्षों के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से जलवायु यानी कि वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो किसके बारे में बात हो रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो पीठभूमि है किसकी, सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, साथ ही साथ 3 वर्षों के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करती है और जिसका संभाव्य विनाश से क्या होगा जलवायु पर कहते हैं कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो अमेजन बेसिन भी आप समझ सकते हैं, कांगो बेसिन, कागोरी बेसिन है, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो देखेंगे वैसे तो मतलब कि काफ़ी टफ जो क्वेश्चन बन जाता है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन के बारे में बात हो रही है। तो आशा करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए आपको कल।
और एक प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको क्या कोई एग्रीकल्चर या फिर जो कहते हैं कि केमिकल है या फिर उसके बारे में पूछता है और सीधे सीधे 1 2 3 स्टेटमेंट दे देता है और 1 2 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन को बनाता है। तो हो सकता है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि कई है, क्या लिखा है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला परफ्लोरोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कभी कभी सीधे यही पूछ लेता है कि किस में इस्तेमाल होता है, कभी कभी यही पूछ लेता है इसका कहते हैं कि प्रभाव पर्यावरण पर क्या पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्या लिखा, परफ्लोरोएल्काइल और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ जो हैं पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। क्या व्यापक रूप से पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं। तभी ना तभी क्या जो है क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्या होता है, पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये भी बात हमारी सही है और ये भी बात सही है। ये लगातार संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये दूसरा है, इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि अगर निम्नीकृत नहीं हो रहा है इसलिए क्या है, जैव संचय हो रहा होगा। तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या है, इसका क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आते भी नहीं है फिर भी आप अपना कॉमन सेंस को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, यहाँ पे डरने की बात नहीं। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये मान के चलिए कोई ना कोई उसको अटेम्प्ट कर रहा होगा और उसका अगर सही होता है तो आप क्या है 2 नंबर पीछे नहीं होंगे, 2000 रैंक पीछे हो जाएंगे। एक नंबर आपको क्या 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों से पीछे करेगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार जाता है कि कुछ आपको जीव दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी विशेषताओं में से कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि क्या पूछा गया, निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है, ठीक है। उपयुक्त जीवों को कितने प्रकारों में परजीवभाव्य प्रजाति यानी कि पैरासाइट स्पीसीज है। पैरासाइट्स का मतलब जो दूसरों पर निर्भर करते हैं एक तरीके से। अब देख रहे होंगे इस प्रकार क्या है, अब जो है यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने लगी है कि पेयर्स वाले, केवल 1 सही, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। तो आपको पता होगा कि उपरोक्त में से कौन से हैं। वैसे तो आप इसमें क्या कॉमन सेंस ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी बुक्स पढ़ के जाएँ, कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका अपना टोटल नॉलेज, टोटल एप्टीट्यूड और टोटल आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी ही काम आएगी। तो केराविड बीटल्स है, कंतार यानी कि सेंटीपीड्स है, मक्खियाँ हैं, दीमक है, वर्रा है। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, केवल 3 विकल्प सही है और बाकी इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको एक एक जो परजीवी है उसके बारे में बताऊँ। तो इस प्रकार का हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगले प्रकार का क्वेश्चन आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 100 मिलियन किसानों का सही विवरण करता है। तो उसके बारे में आपको बताना है जी किसके बारे में बात कर रहा है। अब ऐसा एक बार नहीं, आपको हर एक बार में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे कि आप हो सकता है पर्यावरण के बारे में पूछ लें, इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लें, हिस्ट्री के बारे में पूछ लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लें, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा इसकी व्याख्या क्या है, विवरण क्या है, इसका किससे संबंध है। सीधे सीधे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 100 मिलियन किसान क्या है। वैसे तो आप लोगों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मुझे तरीका बताना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा, 100 मिलियन किसान, कहीं ना कहीं किसानों के बारे में बात हो रही है और समूह दिख रहा है, यानी कि 100 मिलियन है तो समूह की बात होगी। अब ये क्वेश्चन आप चाहें कितना भी पढ़ के जाएँ, कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाती है कि कोई कितना भी पढ़ के जाए, कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व तभी हो सकता है वो क्या वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड और अपनी स्ट्रेटजी को सही से लगा पाए। और कुछ यहाँ पे क्या तुक्के भी लगाने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं गेस वर्किंग। इसकी गेस वर्किंग सही हो जाती है, वो भी इसे सॉल्व कर पाएगा। यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों को पुनरुद्धारशील में वृद्धि करना। यह एक जैव पशुपालन के विकास को सहायता देने में सशक्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का नेटवर्क है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। क्या यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेता विक्रेता और तीसरे पक्ष को शीघ्र सुरक्षित रूप से उर्वरक का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक मंच जिसका ध्येय किसानों के कृषकों को कृषि उत्पादों संगठनों तथा कृषि व्यावसायिक संघों बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजार में पहुंच प्रदान या प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। तो देखने में देख रहे होंगे आप, 4 के चारों बिल्कुल सही लग रहे हैं। और इसमें कौन सा चुना जाए, तो इसमें वही बात मैंने बोला, आप इसमें थोड़ा सी गेस वर्किंग कीजिए, 50-50 का चांस लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैव उर्वरक के बारे में कुछ खास बात नहीं हो रही थी और इसके में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी कुछ खास नहीं लग रहा था। यहाँ पे आप 50-50 करेंगे तो इसका राइट आंसर ए दिया था। तो इसी प्रकार से आपको क्या है सॉल्व करना है।
अगला पूछता है इकोनॉमिक्स से कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यापार कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है? खुदरा निवेशक है, पेंशन निवेशक है, बीमा कंपनियाँ। इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि सीधा साधा सिंपल बेचारा क्वेश्चन होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से क्वेश्चन दे पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आराम से आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कौन कौन इसमें व्यापार कर सकता है? खुदरा निवेशक भी कर सकता है, पेंशन निधियाँ भी कर सकती हैं और कंपनियाँ भी कर सकती हैं। सीधे सीधे आपने अगर पढ़ा है तो आप नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे। इससे आप क्या समझ सकते हैं? क्लास का सीधा साधा जो बच्चा होता है नॉर्मली उसी प्रकार का जो क्वेश्चन है। एक क्या आता हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब कि आपसे पूछेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सीधे सीधे केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा है तभी आप कॉन्सेप्ट पहली बात तो पढ़ा होना चाहिए, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तीसरा आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा आना चाहिए, तभी इसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आधा आता है तब आप कर पाएंगे। तो क्योंकि इसमें क्या है, पेयर वाला है। तो कृषि आर्थिक गतिविधि है, इधर सेक्टर है। कृषि उत्पाद का भंडारण क्या द्वितीयक होता है क्या? डेयरी फार्मिंग क्या प्राथमिक होता है क्या? और खनिज की खोज क्या तृतीयक होता है क्या? कपड़े की बुनाई क्या द्वितीयक होता है क्या? अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, अगर आपने नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। केवल इसमें 2 विकल्प हमारे सही हैं, बाकी के क्या है 2 इसमें गलत हैं। तो बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं और क्योंकि टाइम वेस्ट करना हम लोगों को इस समय नहीं करना है। मतलब अगले प्रकार का क्वेश्चन क्या आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड आता है और उसमें 4 से 5 स्टेटमेंट देता है और आपको सोचना पड़ता है कि इसमें आप क्या लगा सकते हैं। एलिमिनेशन जिसे कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी इसमें यूज किया जा सकता है। अगर जैसे कि आपको पता लग जाए कि 1 गलत है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। पता लग जाए कि 4 गलत है तो आप 50-50 पे पहुंच जाएंगे। पता लग जाए कि 2 गलत है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक आपको पता लग जाए कि ये नहीं है तो अगला वाले तक आप आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो डिजिटल रुपया था, करंट अफेयर से रिलेटेड था। अभी क्या इसका कोई मतलब कि औचित्य नहीं रहा है, मतलब कि औचित्य का मतलब कि अभी चर्चा में नहीं था, उस समय काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि उस समय बजट के समय ये बात हुई थी खूब, जो इकोनॉमिक सर्वे आया था तब भी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। यह आरबीआई के तुलना पत्र पर देयता के रूप में दिखाई जाती है। यह अपने डिजिटल से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। तो आप जानते होंगे जो डिजिटल मुद्रा थी उसका कोई बीमा नहीं था। तो यानी कि तीसरा वाला हमारा गलत था, तीसरा गलत होते ही हम क्या पहुंच गए थे, अभी 50-50 इसमें नहीं हो पाया था। यह वाणिज्यिक बैंकों मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 4 भी सही है हमारा, 1, 2 और 4 सही था, 3 केवल गलत था। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था। और देखते हैं अगले प्रकार का किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी आप देखेंगे केवल क्या है, डाटा या फिर फैक्ट चेंज होगा या फिर एक तरीके से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। बस जो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उससे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो गठबंधन होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उससे भी मान के चलिए यूपीएससी कोशिश करता है 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लें। तो जैसे कि आप देखेंगे संक्रामक यानी कि इन्वेंसिव जीव जाति स्पीसीज और विशेष समूह जो वैश्विक संक्रमण जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। तो आप लोग जानते हैं कि रेड डाटा बुक आती है, उसको कौन करता है, IUCN करता है। तो यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन यानी कि IUCN। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP भी दिया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर क्या लिखा इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी दिया है, प्राकृतिक वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF भी दिया हुआ है। मतलब कि आपको आंसर इतने नज़दीक मिलेंगे कि अगर आपको आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगले प्रकार का क्वेश्चन क्या आता है, अगले प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी जीव की कहते हैं कि उसकी एक्टिविटी या फिर उसका बिहेवियर के बारे में सीधे सीधे पूछ लेता है कि इसका बिहेवियर ये है, तो ये किस जीव के बारे में बात होता है। जैसे कभी कभी क्या बंदरों के बारे में पूछा, कभी गोरिल्ला के बारे में पूछा, कभी तितली के बारे में पूछा, कभी मधुमक्खी के बारे में पूछा, कभी डांसिंग डियर जिसे हिरन कहते हैं उसके बारे में पूछा। तो आपको अगर पता है तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों के साथ खाद्य सामग्री या खाद्य स्रोतों को दिशा देने हेतु इंगित करने के लिए बेगल डांस। तो बेगल डांस कौन करता है, कुछ लोग सोचेंगे शायद ड्रैगन फ्लाई होगा क्योंकि वो उड़ती है तो अजीब तरीके से उड़ती है। कुछ लोग तितली की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी की तरफ, कुछ लोग बर्रा यानी कि जो लाल वाली पीली वाली मधुमक्खी होती है या बर्रिया जिसे कहते हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। अब देखेंगे आंसर इतने नज़दीक हैं और आपके एक तरीके से दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो आंसर तक आप तो मतलब आपको पता होगा। कभी कभी तो हाथियों के बारे में ऐसा पूछा है कि जो आपने अगर जंगल बुक करके एक कार्टून आता था, अगर आपने उसको भी देखा होता तभी आप आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि जंगल बुक जो कार्टून है वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसमें इन जो जानवर हैं या फिर जो भी जीव दिखाए जाते हैं उनके बिहेवियर को बहुत डिटेल में दिखाया जाता है। तो उसमें क्या है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं
वो अपने साथियों को एक तरीके से दिशा देने के लिए बेगल डांस करती हैं। तो मधुमक्खी क्या होती हैं, एक तरीके से सामाजिक प्राणी होते हैं। जैसे इंसान रहते हैं वैसे वो भी क्या कॉलोनियों में रहती हैं। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, उसके बारे में भी बात होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कभी कभी चींटियों के बारे में पूछा गया कि चींटी जो होती है कौन सा जीव जो है जो खेती करता है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया है और इस प्रकार के, हाँ मैं यही बात कर रहा था कि यूपीएससी से पहले इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती थी और अब क्या है, इसमें कथन 3 भी पूछने लगी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन है। तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टरों से राज्यों को हस्तांतरित कर देता है। तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है वैसे, तो इसका आप राइट आंसर मान सकते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं तथा एक सही व्याख्या करता है। एक सही है परंतु 2 इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आप वैसे इसका आंसर ए दिया गया था, पर आप आंसर पे मत जाइए। 1 सही है परंतु 2 इसकी सही गलत व्याख्या है। तो यानी कि 2 वाला गलत लग रहा था, तो इसको आप आंसर तक नहीं जाइए। बस आप ये समझिए कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, क्या पहले दूसरे की व्याख्या करता है, क्या दूसरा पहले की व्याख्या करता है, या दोनों नहीं करते एक दूसरे की। अब पॉलिटी से रिलेटेड क्या आता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है कि आपको पॉलिटी का कोई एक वाक्य या फिर कोई भी एक कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पूछ लेगा कि कौन सा सही है। और आंसर इतने छोटे और मतलब कि एक तरीके से बनाए जाएंगे कि आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे, देखने में लगेगा कि बहुत छोटा है। जिसे कहते हैं ना, देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो वही बात इनका है कि यहाँ पर देखने में बहुत ईजी लग रहा है परंतु काफ़ी टफ लगेगा जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तब। सीधे सीधे पूछा गया विधि की साम्य प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष क्षमता। अब देखेंगे 4 के चारों विकल्प लग रहे हैं कि सही है। अब कौन सा जाए, अगर आपको सही से पता है तभी आप समझ पाएंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, विधि की साम्य प्रक्रिया के अभिप्राय मानते हैं। अगला क्या आता है, अगले टाइप का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में कुछ टर्म्स दे दिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है, ये किसकी व्याख्या करता है। जैसे लिखा है कोरकुई, पुनपुहार और मुचिरी, ये सुविख्यात हैं, किस लिए विख्यात हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या राजधानी नगर है, पत्तन नगर है, लोह इस्पात निर्माण केंद्र है, जैन तीर्थाटकों के चैत्य हैं। तो देखेंगे नाम एकदम ईजी, मतलब कि अगर आप समझेंगे तो डी वाला तो आप शायद काट देंगे या फिर आप हो सकता है सी वाला भी काट दें, पर आप 50-50 यहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदरगाह नगर भी हो सकते हैं और राजधानियाँ भी हो सकती हैं। तो पत्तन यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, पत्तन है। कभी कभी सिंगल एक टर्म भी दे देता है हिस्ट्री में, वो पूछता है ये किससे रिलेटेड है या इसका कब इस्तेमाल होता था, इसका क्यों इस्तेमाल होता था। जैसे कि एक होता था हुंडी, हुंडी के बारे में पूछा था ऑलरेडी कि ये क्या है, और 1-2 बार कई बार पूछा है जो बंदरगाह है उनके बारे में पूछा है। जैसे कि हमारा जो लोथल बंदरगाह है उसके रिलेटेड कुछ पूछा गया है। और चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रकार का क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी क्या करता है, जो करंट अफेयर्स में कोई मैप में चर्चा में रहा, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र अगर चर्चा में रहा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूक्रेन उस समय काफ़ी युद्ध में था तो चर्चा में था, परंतु उस दिन नहीं, मतलब कि उस टाइम पे नहीं पूछा, उसके 1 साल बाद 2025 में पूछा गया कितने देश यूक्रेन की सीमा साझा करते हैं। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या है, बुल्गारिया करता है क्या, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। तो अगर आपने मैप पढ़ा है तो आप आराम से इस तक पहुँच जाएंगे, हंगरी और रोमानिया है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्या आप जाने से पहले जो भी मतलब चर्चा में रहे आज रात में ही उन मैप को एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाए। क्योंकि पिछली बार जब 2025 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तब मैं केवल हल्का हल्का मैप ही देख के गया था और मेरी नज़र एक बार पड़ गई थी जो अमेरिका और जो कनाडा है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, और इससे ही क्वेश्चन आ गया था। मैंने उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व कर दिया था, जिसको लोग बहुत टफ समझ रहे थे वो मेरे लिए बहुत ईजी था। क्योंकि मैंने क्या जब गया था तो मेरी नज़र उस पर पड़ी थी और मैंने देख के गया था। तो इस प्रकार के आप देखेंगे पेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको पता है तभी आप आराम तक आंसर तक पहुँच पाएंगे। अगले प्रकार का क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इलाकों में गृह कला और खाद्य संकट से त्रस्त और हाल ही में पिछले कुछ दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष यानी कि जो कहते हैं कि भुखमरी से समाचारों में रहा। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है तो कोई देश रहा है, कोई स्थान रहा है तो उसके बारे में पूछता है कि क्यों चर्चा में रहा था या फिर कौन रहा था, उसका कारण बता देता। अंगोला, रीका, इक्वाडोर और सोमालिया। तो सोमालिया आपको पता है सत्ता एक तरीके से वहाँ पे हटी थी और जो खाद्य संकट था वो चल रहा था। तो इस प्रकार का हो सकता है कि श्रीलंका या फिर जो नेपाल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ जाए। और एक प्रकार का जो अपना बोला मैंने अपना जो कहता है कि इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उससे आता है। एक हमारा जो इकोनॉमी है उसके भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी बनाने की कोशिश करती है।
जैसे कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको अगर पता है कि इकोनॉमिक्स में जो कहता है हमारा एशियाई विकास बैंक है, क्या गलत है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हमारे चर्चा में रहते हैं। तो आपको सारे के सारी जो कहते हैं कि संस्थाएं हैं वो याद होनी चाहिए। और किससे इसके बारे में क्या है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है उसमें 5 संस्थाएं होती हैं, WTO होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक में WTO और मतलब कि जिसे कहते हैं कि जुड़वा एक तरीके से डबल ट्विंस कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए सब। अगले प्रकार का क्वेश्चन कैसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल सेक्टर को निर्माण करता है? तो ये भी इकोनॉमिक्स का काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप क्या इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे, बहुत आराम से आप पहुँच जाएंगे। जैसे कि रियल सेक्टर निर्माण का मतलब है जो एक तरीके से उत्पादन करता है। किसान अपनी फसल काटता है, बिल्कुल उत्पादन हुआ। कपड़े मिल कच्चे माल का कपड़े में बदलते हैं, ये भी उत्पादन हुआ। परंतु कोई वाणिज्यिक बैंक कोई व्यापारी को धन देता है, गलत हो जाता है। तीसरा काटेंगे, आंसर तक आप पहुँच गए, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। परंतु 4 वाला भी गलत हमारा है कि कोई कॉर्पोरेट निकाय जो है विदेश में अंकित रुपए में मुद्रा के बॉन्ड जारी करता है। तो यानी कि कुल मिला के उत्पादन होना चाहिए। तो यही होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को लगा सकते हैं। अभी क्या था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय, बिल्कुल सही बात है। पूंजीगत व्यय क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है लेकिन इक्विटी को नहीं, तो गलत बात है। इक्विटी यानी कि जो आप शेयर लेते हैं वो भी हमारा पूंजीगत व्यय ही माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? ओनली एक विकल्प सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपको कोई जो कहते हैं कि फसल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि कहते हैं कि जल के बारे में अधिक दक्ष फसल कौन सी है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें गन्ना था। और यहाँ पे पूछा गया मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव उद्भूत यानी कि मानव द्वारा निर्मुक्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन किसके द्वारा निर्मुक्त होती है? तो धान की खेती होती है, वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन निर्मुक्त होती है। एक दो बार सीधे सीधे पूछा गया मीथेन और मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं जो हमारी वर्षा होती है यानी कि अम्लीय वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? सेम टू सेम 2 से 3 बार पूछा गया। तो उसमें भी क्या हमारा था जो एक तरीके से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो इस्तेमाल मतलब कि एक तरीके से जिम्मेदार होते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्या इस प्रकार का कुल 20 प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बस तैयार रहिए कि मतलब कि अगर आप मैच खेलते हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि किन किन प्रकार की बॉल आपके सामने आ सकती है। तो वही हाल मैंने आज किया कि आपके लिए एक तरीके से फ्रेम बना दिया। अब आप क्या जब अपना कल यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जाएंगे तो मान चलिए आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा बस क्या होगा, डाटा चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट हो सकता है चेंज हो, फैक्ट हो सकता है चेंज हो, पर आपके सामने इन्हीं 20 प्रकार के क्वेश्चन जो है आएंगे। तो आशा करते हैं आपका क्या है कल का एग्जाम अच्छा होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नए वीडियो में। बाकी आप लोग अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।